ठंड का मौसम अपने चरम पर था। पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। लोग घरों में आग जलाकर बैठे थे और चाय की दुकानों पर भीड़ जमी हुई थी। हर कोई ठंड से बचने के लिए अपना तरीका ढूंढ रहा था। मोहन भैया, इस बार तो ठंड ने हमारा बुरा हाल कर दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। सही कहा श्यामू भाई, अब तो मेरे घर में भी अनाज खत्म होने वाला है। मोहन, बाकी बात किसी और दिन करते हैं। अभी मैं चलता हूँ, घर में लकड़ियां खत्म होने वाली हैं। सरला, ये ठंड बहुत लंबी चलेगी। हमारी लकड़ियां और अनाज कब तक टिकें? एजी, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन अनु की तबीयत बिगड़ रही है। मुझे डर है कि यह ठंड उसे और कमजोर ना कर दे। सरला, अगर अभी काम नहीं किया तो हम सर्दी से नहीं, भूख और ठंड से मर जाएंगे। अनु की हालत देख रही हो। उसकी जिंदगी बचाने के लिए हमें और मेहनत करनी होगी। एजी, हमें कुछ करना होगा। अनु की तबीयत बिगड़ रही है। वह इस सर्दी को और नहीं झेल पाएगी। ठीक है सरला, अब मैं लकड़ियां लेकर आता हूँ, वरना ठंड से सबका बुरा हाल हो जाएगा। मोहन इतनी ठंड में लकड़ियां लाने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ गांव के लोगों का भी यही हाल था। गांव के लोग ठंड और राशन की कमी से जूझ रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति सबसे खराब है। राशन खत्म हो रहा है और लोग जंगल से लकड़ियां लाने में असमर्थ हैं। मुखिया जी ने बैठक बुलाई है ताकि सब लोग मिलकर समाधान ढूंढ सके। सभी को बुलाने का कारण यही है कि इस बार की ठंड हमारे गांव की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे। मुखिया जी, हम सभी के घरों में लकड़ियां खत्म होने वाली हैं। इस समय सबसे ज्यादा लकड़ियां बबलू के पास है। कृपया उसे हमारी सहायता करने के लिए बोलिए। मुखिया जी, मेरे पास जो लकड़ियां और राशन है वह मेरी मेहनत की कमाई है। मैं किसी के साथ इसे बांटने को तैयार नहीं हूँ। ओ मोटू, खा खा कर तेरा दिमाग भी मोटा हो गया है। अगर इस समय हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम सब हार जाएंगे। बबलू किसी की बात नहीं सुनता और गुस्से में वहां से चला जाता है। और इधर मोहन जंगल की ओर जाता है। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह लगती हैं। चारों ओर सफेद बर्फ का साम्राज्य है। हर कदम उसके लिए चुनौती है। यकीन नहीं हो रहा कि हमारे गांव के जंगल में इतनी ठंड पड़ रही है। घर पर लकड़ियां बस खत्म ही होने वाली हैं। मुझे जल्द ही लकड़ियां लेकर घर जाना होगा। मोहन को कुछ ही दूर जाने के बाद लकड़ियों के लिए पेड़ मिल जाता है। उसके हाथ ठंड में बर्फ की तरह जम गए थे, पर वह हार नहीं मान रहा था। दूसरी तरफ सरला गांव में सरपंच जी के घर की तरफ जाती है ताकि वह उनसे मदद मांग सके। मुखिया जी, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। क्या आप डॉक्टर को बुला सकते हैं? सरला सुमन, डॉक्टर हमारे लिए आखिरी उम्मीद है। कल मैं गौतम को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजूंगा। मुखिया जी, हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। कृपया इस बार हमारी मदद कर दीजिए और डॉक्टर को बुला लीजिए। अगले दिन मुखिया जी गौतम को दूसरे गांव में भेज देते हैं ताकि वह डॉक्टर सुमन को बुलाकर ले आए। दूसरी तरफ अब मोहन भी अपने घर पहुंच जाता है और वह सब अब आग के सामने बैठ जाते हैं। अब उनकी उम्मीद सिर्फ गौतम के ऊपर थी। अब गौतम सरपंच जी के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। साहब, मुझे मुखिया जी ने यहाँ भेजा है। क्या आप ही डॉक्टर सुमन हो? हाँ, मैं ही डॉक्टर सुमन हूँ। बताइए, आपको क्या परेशानी है जो ऐसी भयानक मौसम में मेरे पास आए हैं? डॉक्टर साहब, मैं दानापुर से आया हूँ। मेरी गांव की एक बच्ची अनु बहुत बीमार है। उसकी हालत बहुत खराब है। इतनी ठंड और बर्फबारी में, लेकिन पहले बताइए बच्ची की क्या स्थिति है? उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वह खांसी से बहुत कमजोर हो गई है। उसकी माँ और पिता बहुत परेशान हैं। डॉक्टर सुमन अपने मन में सोचते हैं कि अगर मैं जल्द वहां नहीं पहुंचा तो मोहन की बेटी का बचाना काफी मुश्किल है, इसलिए उसे जल्दी करनी होगी। मैं चलता हूँ, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। क्या तुम रास्ता दिखा सकोगे? जी डॉक्टर साहब, चाहे बर्फबारी हो या मैं आपको सुरक्षित गांव तक ले जाऊंगा। अब हम बबलू के घर को देखते हैं, जिसने गांव वालों को लकड़ियां देने से मना कर दिया था। बबलू, क्या तुम्हारा धन और लकड़ियां दूसरों की जान से ज्यादा कीमती है?
तुम क्या समझती हो? मैंने सालों मेहनत की है इन लकड़ियों और राशन को इकट्ठा करने में। क्या मैं सबको यूं ही दे दूं? फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? बबलू, तुम्हारी मेहनत पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन सोचो, अगर इस ठंड में गांव के बच्चे और बुजुर्ग गुजर गए तो क्या तुम्हें यह संपत्ति खुशी दे पाएगी? लेकिन अगर सब कुछ दे दिया तो हमारा क्या होगा? मैं सिर्फ हमारे परिवार को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। बबलू, ये वक्त अपने परिवार से ऊपर उठकर सोचने का है। लेकिन मुझे डर है कहीं हमारी हालत भी उनके जैसी ना हो जाए। डरना सही है, लेकिन स्वार्थी होना गलत है। हम सभी एक ही गांव के हिस्से हैं। आज उनकी मदद करोगे तो कल जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वही लोग हमारी मदद करेंगे। तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे अपनी गलती मानने में शर्म आ रही है। गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जाओ मुखिया जी से माफी मांगो और अपनी लकड़ियां गांव वालों के साथ बांटो। यह सबसे सही फैसला होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। अगले दिन डॉक्टर सुमन मोहन के घर पहुंच जाते हैं और वह अनु की तबीयत को चेक करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसकी हालत बहुत खराब है। घबराइए मत, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पहले उसकी हालत जांचने दे। डॉक्टर सुमन अनु की नब्ज जांच है। मोहन और सरला पास खड़े हुए बेचैनी से उन्हें देखते हैं। अनु का बुखार काफी बढ़ चुका है। उसे तुरंत गर्माहट और पोषण की जरूरत है। इसके अलावा ये दवाइयां समय पर देनी होंगी। डॉक्टर साहब, जो कुछ भी चाहिए बताइए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। मोहन, मुझे घर में तापमान बढ़ाने के लिए और लकड़ियां चाहिए। क्या गांव से और लकड़ियां मंगवाई जा सकती हैं? डॉक्टर सुमन की यह बात सुनकर मोहन और सरला परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने तो रामदीन ने लकड़ियां देने से इनकार कर दिया था। अब हम सरपंच जी के घर को देखते हैं, जहां पर बबलू माफी मांगने आया था। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। पहले मैं काफी स्वार्थी होकर आपकी मदद नहीं कर पाया था। देखो बबलू, जो हो गया सो हो गया। अब तुम अपना गलती को सुधार सकते हो। कहिए मुखिया जी, हम क्या करें? आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। इसके बाद मुखिया जी बबलू को मोहन की घर की सारी हालात बताते हैं, जिसके बाद बबलू मोहन को लकड़ियां देने के लिए मान जाता है और वह मोहन के घर की तरफ चल देते हैं। अब मुखिया जी और बबलू मोहन के घर पहुंच जाते हैं। बबलू के हाथ में लकड़ियां देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। मुखिया जी, क्या ये सब लकड़ियां आप अपनी तरफ से लेकर आए हो? मोहन, इन सब लकड़ियों का प्रबंध बबलू ने किया है। बबलू भाई, तुम्हारा यह कर्ज मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा। नहीं मोहन, तुम्हें यह कहने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे माफ कर देना, मैं पहले तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ पाया। इसके बाद डॉक्टर सुमन वहां आग जला देते हैं। ये सर्दी हमें एक सबक देकर गई है। अगर हम मिलकर चले तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। माँ, अब मुझे बुखार कम लग रहा है और सांस लेने में भी आराम है। बेटी, अच्छा हुआ तुम्हारी सेहत में सुधार आया। हम तो कब से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। अब गांव के लोग मिलकर सर्दियों की अगली चुनौतियों की तैयारी कर रहे हैं।